अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स इस वक्त 1 लाख की सतह को अबूर करने के बाद बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की जानिब गामज़न है। आज भी मार्केट में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा है। इसी ग्रोथ के साथ अगर ये मार्केट चलती रही तो बहुत जल्द ये नए नए रिकॉर्ड कायम करेगी। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, उनका भी जो एक एतमाद है वो बड़ा बहाल हुआ है स्टॉक मार्केट पर, चूँकि गुज़िश्ता 11 माह के दौरान तकरीबन 37 से 38 हज़ार का इजाफा इस इंडेक्स में रिकॉर्ड किया गया है। 16-17 माह पहले अगर हम देखें, 1.5 साल पहले ये इंडेक्स 40 से 45 हज़ार के अराउंड मौजूद था और बहुत तेज़ी के साथ उसके बाद माशी हालात बेहतरी की जानिब गए। ये वो मौका था जब पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट के साए बड़े गहरे थे, लेकिन पाकिस्तान की इस हुकूमत ने और फिर पाकिस्तान की जब से SIFC की ख़ासतौर पर फॉर्मेशन हुई उसके बाद जो हमने हालात में एक माशी हालात में जो बदलाव देखा है वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है। और उसी के समरात अब हम स्टॉक मार्केट में भी इस बेहतरी की सूरत में देख रहे हैं। अहमद चनाई साहब डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनसे इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। भी स्टॉक मार्केट 1 लाख का हिस्सा तो अबूर कर गई है। अब इसका मतलब हम क्या लें? ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसके भी हमें इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ये मज़ीद कहाँ तक ग्रो करेगी और पाकिस्तान की इकॉनमी से जो इसका एक कनेक्शन आप बताइएगा और उसमें अब ये क्या किरदार अदा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने कल एक तारीख साज रिकॉर्ड कायम किया और पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अच्छा दिन था वो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर पूरी दुनिया का एक एतमाद, उसके बाद पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का बिलखुसूस एतमाद, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका मुसलसल मुजाहरा आज भी हो रहा है। आज भी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 1250 पॉइंट ज़्यादा है और लोगों का एक, मैं समझता हूँ, जोश जज्बा है कि स्टॉक मार्केट से बेहतर कोई मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, और लोगों ने इस बात को अब रियलाइज कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर है और बेहतर रहेगी और इंशाल्लाह आगे आने से रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। 2-3 बड़ी वजूहात हैं जिस पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा कि एक, सबसे पहले तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे, पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स पे और पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी है उस पर एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लेवल जी। दूसरा, जो हमारा इधर गिराव कि हम 22.5% से अब 15% पे आ गए और कल परसों आपने देखा कि ट्रेजरी बिल जो है वो 12.5% पे ट्रेड हुआ है। तो इसका मतलब है कि आने वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी का दिन है 16 दिसंबर, उसमें आप मजीद 2-3% का बहुत आराम से गिरावट देख सकें। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो बहुत बेहतर पोजीशन में चले गए हैं। हम 12-13 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच रहे हैं और पिछले 3-4 साल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास आधे महीने का भी हमारे पास रिजर्व नहीं होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 महीने से प्लस के रिजर्व पे चले। तो ये बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और फिर एक सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें नज़र आ रहा था वो ये भी नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान को अगले 2 साल में हर साल बिलतरतीब कम से कम 25 बिलियन डॉलर की रीपेमेंट करनी है। वो कहाँ से होगी, उस चीज़ का एक क्लैरिफिकेशन तो आ गया। जो रोल ओवर के पैसे पड़े हुए हैं हमारे पास सऊदीया और यूएई के, उसके लिए बार बार रोल ओवर के लिए जाना नहीं पड़ेगा और हमें ये 37 महीनों के जो है वो रोल ओवर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज ये तमाम इस्लाहात जो हैं वो बेहतर नज़र आ रही हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मुसलसल बढ़ रही हैं। रेमिटेंसेस हमारी 45% लास्ट ईयर ऑन ईयर के मुकाबले में बढ़ी हुई हैं। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 10 से 15% बढ़ रही हैं। इसके बाद हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो स्टैग्नेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब इंशाल्लाह नहीं होगा, वो ऑलरेडी पॉजिटिव में आ गया है और बाय द ईयर एंड मैं समझता हूँ कि 4-5 बिलियन डॉलर वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये सारी इस्लाहात जो है वो सभी मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव एंगल है और ये पॉजिटिव एंगल इंशाल्लाह जारी रहे। और ये जो इस वक्त नए सरमाकारों का जो इस वक्त एतमाद है, ख़ासतौर पर जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, वो किस हद तक बहाल हुआ है? अहमद चनाई साहब, चूँकि ये जो 37 हज़ार का एक फ़र्क हमने 10 से 11 महीनों में देखा है मार्केट में इजाफे की सूरत में, क्या इतना ही नया सरमाया भी आया, इतनी नई इन्वेस्टमेंट भी हुई है? यानी लोकल इन्वेस्टर का ट्रस्ट मार्केट पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा है, वॉल्यूम मार्केट का ह्यूज हुआ है? देखिए, वॉल्यूम आपका बहुत बढ़ गया है, डबल वॉल्यूम आपका हो रहा है, वैल्यू वाइज भी और वॉल्यूम वाइज भी, और दोनों तरीकों से जो है वो मैं समझता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बढ़ के वॉल्यूम भी आ रहे हैं, उससे बढ़ के जो है वो वैल्यू वाइज भी जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर इन्वेस्टर्स का जो है वो एक
कॉन्फिडेंस लेवल है, ट्रस्ट लेवल है कि जहां हमारी मार्केट 18-20 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटल पे आ गई थी, मैं समझता हूँ आज वो तो 50 बिलियन डॉलर से ऊपर चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ ये भी फैक्टर है कि जो 96 बिलियन डॉलर की हमारी मार्केट थी, अब उस तरफ एक कदमी कर रहे हैं कि हम वो मैक्सिमम लेवल जो है 96 बिलियन डॉलर का वो बहुत जल्द अचीव करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि पाकिस्तान में माशी तौर पर इस्तेहकाम आ गया है, दुनिया की नजरें अब स्टॉक मार्केट पर लगी हुई हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है पूरी दुनिया की अल्हम्दुलिल्लाह। और अहमद साहब, एक जनरल परसेप्शन ये है कि स्टॉक मार्केट में आप उस वक्त इन्वेस्ट करें, एक आम पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन पाया जाता है कि जब वो डाउन हो, जब बहुत ज़्यादा करेक्शन हो रही हो, जब बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रही हो, तो उसके बाद फिर वो मार्केट अप होती है तो ग्रेजुअली आपको उसका फ़ायदा होता है। अब चूंकि हम मुस्तकिल मार्केट में ग्रोथ देख रहे हैं, 6 फिगर्स में ये इंडेक्स एंटर हो चुका है, तो क्या ये एक आइडियल टाइम होगा इस वक्त नए इन्वेस्टर्स के लिए कि वो आएँ और मार्केट को ज्वाइन करें? देखिए, स्टॉक मार्केट के जो गुरुज हैं हमेशा ये कहते हैं कि एवरी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, और ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और क्या आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहाँ आपने उस स्टॉक को, उस स्टॉक की हिस्ट्री को और उसके बाद उसके पे आउट्स को जो है वो चेक किया है कि नहीं किया। यहाँ तो मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हैं तो वो भी देखते हैं कि ताज़ा है, ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, प्राइस उसकी ठीक है। ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो व्हाई नॉट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप हेर से पे क्यों चले जाते हैं? आप अपना करोड़ों रुपया किसी एक शख्स के कहने पे आंख बंद करके डाल देते हैं कि इसने भी डाला है मैं भी डाल देता हूँ। नहीं, इसमें भी आपने जो है वो हंटिंग करनी है, आपने देखना है, आप पढ़े लिखे लोग हैं कि जी नए इन्वेस्टर्स को जो है वो उस कंपनी को स्टडी करना है, और उसमें जल्दी करने की कोई बात नहीं है कि खुदा न खास्ता बस मिस हो जाएगी। आज इस स्टॉक मिल रहा है तो कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, और हर एक स्टॉक का एक वक्त होता है। तो हमें स्टॉक मार्केट को बड़ा माइन्यूटली स्टडी करके जो है वो आगे बढ़ना है। जो प्रूडेंट पॉलिसी करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल है। और अहमद साहब, ये अभी जिस तरह हमने पिछले हफ्ते एक पॉलिटिकल अनरेस्ट छोटा सा देखा, एक 3-4 दिन की एक्टिविटी देखी, उसमें हमें एक डाउनफॉल भी नज़र आया। 3,500 उस एक दिन मार्केट ने अपने लूज़ किए थे। उसके अगले दिन बहुत बड़ा एक ह्यूज जंप भी था। तो ये इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं तो वो स्टॉक मार्केट को कितना डैमेज करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद फिर कितना मुतज़लज़ल होता है ऐसे दिनों में? देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में एक बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि ये मार्केट बड़ी सेंसिटिव मार्केट है। मुल्क में कुछ हो जाए, दुनिया में कुछ हो जाए, मौसमी हालात तब्दील हो जाएं, और कोई सिलसिला हो जाए, तो स्टॉक मार्केट हमेशा रिएक्ट करती है। तो जब इतने ख़राब पॉलिटिकल हालात हमें नज़र आ रहे थे, सिचुएशन से हर आदमी जो है वो सेंसिटाइज हुआ था, और ये कह रहा था कि ये क्या होगा, इस्लामाबाद पे खुदा न खासा चढ़ाई तो नहीं हो जाएगी, कल सुबह और मसाइल में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा। तो ये अच्छा, फिर सोशल मीडिया की अफवाहें, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें, उस सब ने मार्केट को जो है वो इस इंतहा पे पहुंचा दिया कि लोगों ने समझा कि शायद इस मार्केट में अब अपना सरमाया निकाल लेना चाहिए, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करके साइडलाइन हो जाना चाहिए। लेकिन जब अगले दिन पता चला कि कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे हालात को कंट्रोल कर लिया है, तो लोग वही जिन्होंने सेल किया था वो दोबारा बायर बन गए। तो ये मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो आता रहेगा। और मैंने आपको पहले कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल के साथ जो है वो नए इन्वेस्टर को इसमें आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद चनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक मौजूद थे। स्टॉक मार्केट तो ऊपर जारी है, हमारे पॉलिटिकल इस वक्त जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव हो रहे हैं। अगली मॉनेटरी पॉलिसी में फिर हमें 2-3% की कमी यकीनी तौर पर देखने को मिलेगी हमारे पॉलिसी रेट में, और उसके क्या हमारी इकॉनमी पर पॉजिटिव चेंजेस सामने आएंगे। जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन पिछले दिनों देखी, उससे हमने सिर्फ एक दिन में अपनी मईशत को फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 190 अरब का नुकसान होते भी देखा है। अब ये इस तरह के नुकसान या खसारे कैसे पूरे होंगे? जो टैक्स का शॉर्टफॉल है वो किस तरह पूरा होगा? जो बजट खसारा हमारा रह जाता है, यानी खर्चे हमारे ज़्यादा हैं और हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम है, तो उस फ़र्क को फिर कैसे आने वाले दिनों में अबूर किया जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये चलें, ये 3-4 दिन की जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन थी उससे तो हम निकल आए, लेकिन अभी भी अपने रिव्यू में IMF बहुत सारी वेकअप कॉल्स हमें देकर गया है कि हमारा टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल मौजूद है जो कि बढ़ सकता है अगले दिनों में। कुछ जिस तरह बैंक्स ने उसको बढ़ाने की मजीद कोशिश की, एक अदालती सहारा लिया, वो अपनी जगह पर एक स्टोरी मौजूद है। तो अब ये अगले 2-3 महीनों में किस तरह जानिब आपको जाते हुए पाकिस्तान के मौशी मामलात नज़र आ रहे हैं? गो कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में हम एक और 2-3% का कट देख सकते हैं।
नहीं, देखें एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल तो आपके इंडिकेटर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हों या आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ग्राउंड लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो 100 इंडेक्स है, हम जानते हैं पाकिस्तान का, ठीक है लिस्टेड कंपनीज़ जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है, लेकिन वो हमारी इकॉनमी का ब्रॉड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इस वजह से नहीं है कि हमारे यहाँ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है या वो कंपनीज़ जो लिस्टेड हैं वो उनकी तादाद बहुत ही थोड़ी सी है कंपेयर टू डेवलप मार्केट्स। तो जिस तरह यूएस या बाकी मुल्कों के अंदर आपकी जो स्टॉक मार्केट इंडिकेटर होती है जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी की, वो पाकिस्तान में नहीं है। नंबर वन बात हो गई। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस वक्त आप जानते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल आपका जो रिटेल सेल्स होती है वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। रिटेल लेवल पे आप देखें, किसी भी सेक्टर को आप उठा के देख लें, वहाँ पे आपको एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी। उसी वजह से आपने जो टैक्स टारगेट्स की बात की, देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी, कंपनीज़ के पास प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स के अंदर भी इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। सबसे बड़ा चैलेंज, अच्छा पब्लिक सेंटिमेंट भी जो है, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट के हवाले से जो है वो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस रहे हैं इन्फ्लेशन के और बाकी मामलात के और स्लो बिज़नेस वॉल्यूम के, उसकी वजह से भी ज़ाहिर है कि आवाम में काफ़ी कंसर्न्स भी पाए जाते हैं, गुस्सा भी पाया जाता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरीके से इकॉनमी में पैसा इंजेक्ट किया जाए ताकि इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आप पिछले 25-30 साल या 40 साल की आप हिस्ट्री उठा के देखें तो होता ये है कि जब भी आप इकनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, चूँकि हम लोग एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, इवन हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इम्पोर्ट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, तो नतीजा ये निकलता है कि जैसे ही आप इकनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो आपके फॉरेन एक्सचेंज पर उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है, उसके फॉरेन एक्सचेंज आपकी डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ को कैटर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने कभी भी कोई लॉन्ग टर्म इकनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। कि मिसाल के तौर पर अभी आप कॉटन की बेस देखें कि कॉटन की प्रोडक्शन में ठीक ठाक कमी आई है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान मौजूद है कि हम दोबारा जो पीक प्रोडक्शन हमारी कॉटन की थी उस पर हम पहुँच सकें। सिमिलरली आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, अभी हम जानते हैं कि इंटरनेट स्लोडाउन वगैरह की जो चीज़ें आई हैं उसकी वजह से बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ऐसी हैं जिनका कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में शेक हुआ है। आपको कुछ सालों पहले अगर याद हो कि बेंगलोर में गालिबन जो कि इंडिया का आईटी हब माना जाता है, उसमें मुजाहरे हुए थे इसी वजह से। नतीजा ये निकला था कि माइक्रोसॉफ्ट ने और बहुत सारी कंपनीज वहाँ से जो है अपना बिज़नेस को जो है निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं उनके लिए बिज़नेस स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिज़नेस स्टेबिलिटी आपकी ज़ाहिर है इंटरनेट कनेक्टिविटी से आती है। तो एक तरफ अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और दूसरी तरफ आपका इंटरनेट कनेक्शंस आपके बड़े शहरों में बंद है, आपके वॉइस मैसेजेस नहीं जा रहे, आपकी जो है मल्टीमीडिया फाइल्स नहीं जा रही, कनेक्टिविटी स्लो है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास जो है हम पाकिस्तान को एक आईटी हब बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि ग्राउंड लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे क्रिएट किया जाए, उसके लिए अभी हमें कोई वाज़ेह हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। और नमान साहब, जो हम अपनी एक्सपोर्ट्स के बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा रिलाय हम आईटी सेक्टर पर ही कर रहे होते हैं, चूँकि इसको एक गेम चेंजर इंडस्ट्री पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए समझा जा रहा है। तो जब ये इस तरह की लिमिटेशंस के साथ ये चलेगी तो कैसे हम ये $2.5-3 अरब से ज़्यादा इसको एक्सपेंड कर सकेंगे? कैसे हम अपनी $30-32 बिलियन की जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं उनको हम फिर कैसे 40+ में, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो इसको 60 तक लेकर जाएंगे, वो तो फिर अचीवेबल नज़र नहीं आ रहा अगले चंद सालों में भी। बिल्कुल, देखें बात यह है कि पाकिस्तान की जो गुड्स एक्सपोर्ट हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ना वो इम्पोर्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स का है। जैसे कि हमने कॉटन की बात की फॉर एग्जांपल, उसके अलावा तो आपके पास कोई एक्सपोर्ट सरप्लस मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान के पास चूँकि ह्यूमन रिसोर्स बेतहाशा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी के भी बड़े ममालिक में से है, और आबादी की जो रफ्तार है बढ़ने की उस मामले में भी हम दुनिया में सबसे आगे हैं। तो दुनिया की तेज़ तरीन आबादी बढ़ाने वाले ममालिक में शामिल हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग दिया जाए जो कि ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड हों। और ज़ाहिर है वो दो ही चीज़ें हैं, एक टेक्नोलॉजी है या फिर वो डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपोर्ट है, वो रेमिटेंस बेस्ड है। अब दुनिया भर में आप देखें कि जो चाहे वो जो आउटसोर्सिंग हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स की डायरेक्ट इंपोर्ट हो, उसके अंदर हाई स्किल लेबर की डिमांड ज़्यादा है, लो स्किल लेबर की कम है। वजह यह है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, तो लो स्किल लोगों की दुनिया में कमी, उनकी रिक्वायरमेंट में कमी होती जाएगी। अब आप ये देखें कि जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए बुनियादी तौर पर 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक तो आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो वो सुपर्ब हो कंपेयर टू कि जो आप वो मालिक जिनसे आप कम्पीट कर रहे हैं उसके मुकाबले की या उनसे बेहतर हो, नंबर 1।
दूसरा जो है आपके पास जो स्किल्ड लेबर है वो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हो कि आप उस ग्लोबल डिमांड्स को, ग्लोबल कंपनीज़ की डिमांड को कैटर कर सकें। अब इसकी मिसाल जो हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो आईटी कंपनीज़ हैं उनके पास भी मुश्किल से 5 से 6 हज़ार लोग हैं। इसके बरक्स आप इंडिया की जो बड़ी कंपनीज़ को देखें, वहाँ की कई बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है एक एक कंपनी में 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोग हैं। अब इससे अंदाज़ा करें अगर एक एक कंपनी के अंदर 100 गुना ज़्यादा लोग हैं तो हम कैसे जो है, हमारे पास उतनी बैंडविड्थ ही मौजूद नहीं है ह्यूमन रिसोर्स की कि हम उसको इंटरनेशनल कंपनीज़ की डिमांड को कैटर कर सकें। क्योंकि जब ग्लोबल कंपनीज़ आती हैं किसी मुल्क में तो वो बहुत बड़े पैमाने पर उनको HR चाहिए होती है, उनको हज़ारों के हिसाब से लोग चाहिए होते, तब जाके वो अपने डेटा सेंटर्स को, IT के सर्विसिंग सेंटर्स को जो है वो मूव करते हैं। आप इससे अंदाज़ा करें कि JP मॉर्गन जो दुनिया का गालिबन सबसे बड़ा बैंक है, उसकी 20% वर्कफोर्स जो है वो इस वक्त इंडिया में बैठी हुई है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमने अपनी ऑफशोरिंग इंडस्ट्री को, चाहे वो ऑफशोरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हो, हेल्थ केयर के अंदर हो या IT को बढ़ाना हो, अगर हमारी 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स मौजूद नहीं हैं, विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स की बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और अवेलेबिलिटी, स्किल ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, और दूसरा आपकी IT की बैंडविड्थ, तो आप ये बताइए कि हम इन टारगेट्स को कैसे मैनेज करेंगे। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको बढ़ाने का कोई ओवरनाइट तरीक़ेकार नहीं है। IT के जो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी के अदर दिन मैं ब्लॉकेज के अलावा बात कर रहा हूँ कि जो उसके नेटवर्क्स की कंट्री वाइड अगर हमें टॉप क्लास अवेलेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए भी टाइम लगता है उसको डिप्लॉयमेंट करने में, और इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए भी कम से कम 3 से 4 साल या 5 साल का अर्सा दरकार है। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों पर अगर हमने आज काम शुरू नहीं किया या इस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है तो हम कैसे अगले 4-5 सालों के अंदर भी जो हमारी ये जो बहुत बड़े टारगेट्स है उसको हम अचीव कर सकेंगे। तो नवाज साहब, जाहिर है कि अब ये जो दुनिया जिस तरह एक जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, ना सिर्फ उसके साथ साथ चलने की कोशिश करनी है, लेकिन जो हमारी पहले जो एक्सपोर्ट्स, इस IT के बूम से पहले जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, वो भी जिस तरह स्लो डाउन हो गई हैं या एक मखसूस लेवल पर आकर हम फंस कर रह गए, उसमें भी अब इजाफा करना है तो उसके क्या तरीक़ेकार होंगे? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस हम देख रहे हैं यहाँ मुस्तकिल बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ की मुश्किलात यहाँ मुस्तकिल बढ़ रही हैं, एनर्जी प्राइसेस यहाँ पर उस पीक पर पहुँच गई कि उसने भी बड़ा मुतासर किया एक्सपोर्ट्स को। तो ये छोटे छोटे पैकेजेस तो हम ये देखते हैं, कभी विंटर पैकेज, कभी कोई पैकेज 2-3 महीने के लिए अनाउंस हो जाता है, कोई छोटी सब्सिडी दे दी जाती है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर कहीं कोई हल निकलता हुआ हम नहीं देख रहे हैं अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। उसकी वजह ये है कि आपने सारे फैक्टर्स बिल्कुल सही बताया कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं है। आप देखें जिन कंट्रीज़ ने भी अपने मखसूस सेक्टर्स को डेवलप किया है, बांग्लादेश की मिसाल देखें कि उन्होंने टेक्सटाइल फोकस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए थे। जब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने तो जिस वक्त पूरे बांग्लादेश में अगर लोड शेडिंग हुआ भी करती थी तो उन टेक्सटाइल के इकोनॉमिक जोन्स में लोड शेडिंग नहीं हुआ करती थी। सिमिलरली वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम भी नहीं थे, वहाँ पे दीगर मामलात भी नहीं थे, और साथ ही साथ उन्होंने टेक्सटाइल की वर्कफोर्स को भी बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेन किया। तो जब भी किसी इंडस्ट्री को आपने ग्रो करना होता है तो पूरे इकोसिस्टम को क्रिएट किया जाता है। बगैर इकोसिस्टम क्रिएट किए आप जो है किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर सकते, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो छोटे छोटे विंटर पैकेज, समर पैकेज जो है, इस किस्म के जो पैकेजेस से आप वक्ती तौर पर पॉलिटिकल गेन या थोड़ी सी आप जो है ना पॉलिटिकल क्लैपिंग तो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई इकोनॉमीज़ जो है डेवलप नहीं होती। आप इसको भी ये भी देखें कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब IMF का प्रोग्राम फॉर एग्जांपल जब 3 साल बाद ख़त्म होगा तो उस वक्त हम तकरीबन जो है इलेक्शन के करीब पहुँच गए होंगे। आप जानते हैं कि इलेक्शन में हमारे यहाँ जो है एक ओल्ड स्कूल हमारा जो तरीक़ेकार चला आ रहा है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन ईयर्स के अंदर जो है बेतहाशा ओवर स्पेंडिंग करती हैं या आपको सब्सिडीज़ के पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं ताकि वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो अनफॉर्चुनेटली नज़र ये आता है कि जैसे ही IMF का ये पैकेज ख़त्म होगा तो दोबारा हम चूँकि इलेक्शन के करीब आ गए होंगे तो दोबारा हमें जो है इसी किस्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी कि चूँकि लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पॉलिसी कोई मौजूद नहीं है तो हमें जो है यही शॉर्ट टर्म इकनॉमिक पैकेजेस शायद हमें बहुत ज़्यादा नज़र आए अगले 3 से 4 साल बाद। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का, आप ये देखें कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस है ही क्या। हम लोग एग्री, हम एक वक्त में एग्री कंट्री का हम नारा लगाते थे, हम एग्री में इस वक्त हम इंपोर्ट बेस्ड है। हमारी जो है एग्रीकल्चर जो है वे नेट एग्री इंपोर्टर। हमने आज तक कभी अपनी जो एडिबल ऑयल हम गालिबन साल का 3 से 4 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं, उसको अभी तक हमने लोकलाइज करने की कोई हिकमत अमली हम नहीं बना सके। एग्री मशीनरी हम ट्रैक्टर्स तक जो है हम ट्रैक्टर्स बड़ी तादाद में इंपोर्ट करते हैं। शायद एक आध फैक्ट्री के अलावा हम थोड़ी बहुत ट्रैक्टर की असेंबलिंग तो करते हैं लेकिन हम ट्रैक्टर्स जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर नहीं करते। इसी तरह टेक्सटाइल को देख लें कि टेक्सटाइल में भी जो आपके टेक्सटाइल के इनपुट्स हैं उसकी बड़ी तादाद टेक्सटाइल इनपुट्स की जो है वो आपकी इंपोर्ट बेस्ड है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अनफॉर्चुनेटली नज़र ये आता है कि सस्टेनेबल बेसिस पे, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बेसिस पे अगर हमने अपनी कंट्री की
एक्सपोर्ट्स को बढ़ानी है तो उसके लिए जो बुनियादी लवाजमात की ज़रूरत है वो लवाजमात हमें ना मौजूद हैं ना हमें मौजूद होते मुस्तकबिल करीब में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ज़ाहिर है इसकी एक वजह कि IMF का प्रोग्राम और उसकी लिमिटेशंस या टर्म्स एंड कंडीशंस भी नुमान साहब हो सकती हैं, चूँकि अब स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को कोई भी इंसेंटिवाइज करने से बड़ी सख्ती से IMF ने भी पाबंदी लगा दी है। तो अब तो जो फ़ॉरेन जो दीगर ममालिक की जो इस वक्त बड़ी इन्वेस्टमेंट आई हुई है, कंपनीज़ हैं, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता इस बुनियाद पर वापस जाना शुरू हो गई तो एक और नई मुश्किल पाकिस्तान के लिए खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, बेसिकली देखें दुनिया भर में जो कैपिटल अट्रैक्शन का जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और साथ ही साथ उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। एक वक्त में आप गल्फ़ कंट्रीज़ को देखें, गल्फ़ कंट्रीज़ में जो है लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया करते थे, लेकिन इस वक्त जो खलीजी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर UAE और सऊदी अरेबिया, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें वो कंसेशनल लोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर टॉप क्लास है, ऑलरेडी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो टॉप क्लास है, उनके जो टैक्स रेट्स हैं वो बहुत कम है, ग़ालिबन UAE में 9% है और सऊदी अरेबिया में ग़ालिबन 15 या 20% टैक्स है। उसके साथ साथ जो है वो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को भी ईज़ कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि और उसके अलावा हम ये भी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मुस्तक़बिल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत लेबर इंटेंसिव नहीं है, वो कैपिटल इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर आपको स्किल लेबर की ज़रूरत होती है। तो मुझे आप ये बताइए कि बहुत अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।